Hello students, welcome back to the next lecture of NLM of class 9th। स्टूडेंट्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ की हमने बात कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। आज हम न्यूटन सेकंड लॉ डिस्कस करेंगे और न्यूटन सेकंड लॉ डिस्कस करने से पहले हमें मोमेंटम के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि सेकंड लॉ में मोमेंटम का ही जिक्र होएगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम अब क्या है? जब स्टूडेंट्स मोशन लीनियर होता है, ठीक है। मोमेंटम भी दो टाइप्स के होते हैं, एक लीनियर मोमेंटम, एक एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की बात हम फाउंडेशन में नहीं करते, 9th में नहीं करते, वो +1 में करते हैं रोटेशनल डायनामिक्स में, ठीक है। तो हम लीनियर मोमेंटम की यहाँ पे बात करेंगे। लीनियर मोमेंटम जब व्हेन मोशन इज़ लीनियर, ठीक है ना, तो उसके एसोसिएटेड जो मोमेंटम होता है व्हेन मोशन इज़ लीनियर, उसको लीनियर मोमेंटम हम कह देते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, एक्चुअल में लीनियर मोमेंटम है क्या? चलने की शक्ति, ठीक है, चलने की शक्ति। चलो अब पहले हम इसे डिफ़ाइन कर लेते हैं। चलने की शक्ति हम किन फैक्टर से डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, मतलब इसके फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर है, इसकी एसआई या सीजीएस यूनिट क्या है, सब सारा कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसका सिग्निफिकेंस हम अच्छे से देखेंगे। अब स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले डेफिनेशन, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम P के साथ, ठीक है, सिंबल इसका P है। तो P इज इक्वल टू m इंटू वी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके फॉर्मूले में देखो, एक तो मास आ रहा है, एक वेलोसिटी आ रहा है, दो फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब मास तो स्केलर क्वांटिटी होता है, बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ऐसे कॉमनली याद रख लिया करो, जनरली ऐसा ही होता है। अगर फॉर्मूले में एक भी वेक्टर क्वांटिटी है तो वो भी क्वांटिटी वेक्टर बन जाती है, ठीक है। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं, मतलब एरो, मतलब कि दैट क्वांटिटी इज अ वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी की ये बात होगी। एसआई यूनिट क्या होगी? इज केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सिमिलरली सीजीएस, ठीक है, मास की केजी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट होएगी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब थोड़ा सा हम सिग्निफिकेंस जानते हैं। मैंने आपको बताया कि मोमेंटम होता है चलने की शक्ति, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे दो व्हीकल्स ले लेता हूँ। एक मैं ले लेता हूँ कार, ठीक है, 800 kg की कार, और ये चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। एक मैं ले लेता हूँ ट्रक, ठीक है, जो कि चल रहा है, जो ट्रक का मास, चलो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 4000 kg, ठीक है, और इसकी मैं स्पीड ले लेता हूँ 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मोमेंटम आप कार का भी कैलकुलेट कर सकते हो और ट्रक का भी। कार का क्या आ जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी, मतलब कि 800 इंटू 20, ये कितना आ जाएगा? 16,000, ठीक है। वैसे ट्रक का 4000 इंटू 4, ये भी आ गया 16,000 kg मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट्स देखो, ऑब्वियस है ट्रक का मास जो है वो कार से ज़्यादा है, ठीक है, मगर इस केस में मैंने कार की जो वेलोसिटी है वो ट्रक से ज़्यादा ले ली, ठीक है। अब दोनों का मोमेंटम हो गया सेम, मतलब दोनों के पास चलने की शक्ति सेम है। इसका क्या मतलब हुआ? जब ये दोनों चीज़ें, दोनों व्हीकल्स किसी चीज़ पे टकराएंगे तो दोनों सेम ही नुकसान करेंगे, ठीक है। दोनों को रोकने के लिए सेम ही शक्ति चाहिए। अगर कार का, यहाँ पे मैं मान लो कार की स्पीड ले लेता 30 मीटर पर सेकंड या 40 मीटर पर सेकंड,
तो कार का मोमेंटम ज़्यादा आ जाना था, तो कार को रोकने के लिए ज़्यादा शक्ति चाहिए थी, ठीक है। और कार किसी चीज़ पे टकराती तो वो ट्रक से ज़्यादा नुकसान करती, हालांकि कार का मास कम है, ठीक है। तो चलने की शक्ति दो चीज़ों से हम मतलब कि देखते हैं, एक तो मास, एक वेलोसिटी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ऐसे ही आप देखो जो बुलेट होता है, बुलेट, ठीक है, 50 ग्राम का बुलेट, तो वो कितनी स्पीड से जब टकराता है तो मतलब कि वो कितना नुकसान करता है, ठीक है। वो उतना ही नुकसान करता है अगर बाइक आपको किसी कम स्पीड से टकराए, ठीक है। बाइक का तो मास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और बुलेट तो 50 ग्राम का, तो उसके पास चलने की शक्ति इतनी ज़्यादा कैसे आ जाती है बुलेट के पास, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा नुकसान करती है, ठीक है ना। तो दो चीज़ों से हम देखा जाता है, मास एंड वेलोसिटी से। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब नेक्स्ट देखो न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? न्यूटन ने सेकंड लॉ में कहा कि फोर्स ये नेट फोर्स की बात ही हो रही है, ठीक है। फोर्स ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। बस इसीलिए मोमेंटम आपको करवाया है, क्योंकि सेकंड लॉ में लीनियर मोमेंटम की बात होनी थी, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स रेट मतलब कि क्या होता है, आपको पहले ही बताया, ठीक है। जब भी रेट की बात आ जाए तो डिनोमिनेटर में टाइम आ जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो मतलब कि ऐसे कह लो, डेल टी टाइम में मोमेंटम चेंज हुआ डेल पी। डेल क्या होता है आपको पहले ही बताया, दिस इज डेल, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज को, ठीक है ना। तो इसको मैं P2 माइनस P1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, या P फाइनल माइनस P इनिशियल भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब डेल टी टाइम में डेल P मोमेंटम चेंज हुआ, तो यूनिट टाइम में मतलब एक सेकंड में कितना हो जाएगा? डेल P बाई डेल टी। तो ये है क्या, एक सेकंड में जितना मोमेंटम चेंज हुआ, जहाँ हम कह देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके स्टूडेंट्स, अब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में लाने के लिए आपको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, वो मैं K यहाँ पे मान लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स जैसे कि न्यूटन ने लॉ बनाया, ठीक है, लॉ का तो कोई प्रूफ होता नहीं, ठीक है, लॉ तो बहुत मेहनत से, बहुत रिसर्च वर्क करके लॉ बनते हैं, ठीक है। फिर हम तो उसे डायरेक्ट पढ़ लेते हैं किताबों में, ठीक है। लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता, लॉ रिसर्च वर्क पे अकॉर्डिंग टू रिसर्च लॉ बने हुए हैं, ठीक है। मतलब कि थीसिस लिखी जाती है, डेजर्टेशंस लिखी जाती हैं, उनसे लॉज बनते हैं। लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता, जो हमको न्यूटन ने कहा वही हम मानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब न्यूटन ने कहा कि के जो है यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वो 1 है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ ये हुआ। नहीं तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हो, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और हम कर लेते हैं अच्छे से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, एक बॉडी है m मास की, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और इस पे लग रहा है फोर्स, ठीक है। और कुछ t टाइम में, मतलब यहाँ पे टाइम हमने लिया है 0, ठीक है, और t सेकंड्स बाद बॉडी पे फोर्स लगातार लग रहा है, ठीक है। t सेकंड्स के लिए फोर्स लग रहा है इस पे, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी हो गई v,
ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम डेल पी ये कितना आ जाएगा, एम वी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है ना, क्योंकि फाइनल मोमेंटम यहाँ पे कितना है एम वी, एम इंटू वी, और इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे कितना है एम इंटू यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज डेल पी बाय टाइम। ठीक है, नीचे जो टाइम होता है डेल टी टाइम, डेल टी टाइम इज द टाइम इन विच मोमेंटम हैज चेंज्ड। ठीक है ना, जिस टाइम में मोमेंटम चेंज हुआ है, या ऐसे कह लो जिस टाइम तक फोर्स लगा है। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा यहाँ पे टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैं मास को कॉमन निकाल लेता हूँ, v माइनस यू आ जाएगा डिवाइडेड बाय टी। अब स्टूडेंट्स ये क्या बन गया, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, तो न्यूटन सेकंड लॉ इज F इज इक्वल टू एम इंटू ए, न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, मतलब न्यूटन सेकंड लॉ एक्चुअल में न्यूटन सेकंड लॉ ये है। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ से हमने ये फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, बच्चों ये न्यूटन सेकंड लॉ नहीं है, न्यूटन सेकंड लॉ ये है। ठीक है, और ये कब, मतलब इसकी ही फॉर्म है, ये कब आई, जब हमने सिस्टम का या बॉडी का मास कांस्टेंट माना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं जहाँ पे मास कांस्टेंट नहीं रहता। सबसे बढ़िया एग्जांपल है रॉकेट की। ठीक है, रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट में जो मास होता है वो फ्यूल का होता है। ठीक है, जैसे जैसे फ्यूल बर्न होता है मास कम होता रहता है। ठीक है, वहाँ पे ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला वैलिड कब होएगा, जब मास कांस्टेंट है। ठीक है, और न्यूटन ये सेकंड लॉ नहीं है, न्यूटन सेकंड लॉ ये है, ये न्यूटन सेकंड लॉ से एक रिजल्ट आया है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा और यहाँ पे डिस्कशन कर लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब F इज इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी। ठीक है, ये न्यूटन सेकंड लॉ है। जब मास सेम रहेगा, मास इज कांस्टेंट, तो स्टूडेंट्स इससे रिजल्ट आ जाता है F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब जब मास कांस्टेंट नहीं रहता, मास इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए फोर्स का फॉर्मूला आता है वी आर डेल एम बाय डेल टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो फॉर्मूला है इसको अच्छे से डिराइव किया जाता है। ठीक है, तो डेरिवेशन तो 9th में हम पढ़ाते नहीं है, मगर आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए जब मास कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक है ना, ये किन क्वेश्चंस पे लगता है, रॉकेट वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं 9th में। ठीक है, NTSC में, ओलंपियाड्स में, तो रॉकेट वाले क्वेश्चंस में हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। बाकी थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ इस फार्मूले का। अब स्टूडेंट्स जैसे कि रॉकेट है, ठीक है, मैं रॉकेट बना लेता हूँ। अब नीचे ये गैसेस हैं। ठीक है, अब ये F क्या है, इसे थ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं, थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, थ्रस्ट फोर्स F इस पे लग रहा है। अब स्टूडेंट्स एक्चुअल में गैसेस, ठीक है, गैसेस निकल रही हैं नीचे को। ठीक है, रॉकेट ऊपर को जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे VR क्या है, VR इज द वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। ठीक है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। थोड़ा सा अगर मैं आपको बता दूं, अगर मैं रॉकेट पे बैठा हुआ हूं तो मुझे ये गैसेस जो हैं वो VR स्पीड से निकलती हुई दिखेंगी। ठीक है ना, मतलब अगर मैं रॉकेट पे बैठा हूं तो मुझे गैसेस VR स्पीड से निकलती हुई दिखेंगी। ठीक है, दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ द गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। मैं रॉकेट पे बैठ के गैसेस को देख रहा हूँ, इट इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है ना, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअल में क्या होती है, सिंपल सी बात है, अगर
एक कार जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, दूसरी कार 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक है। अब अगर मैं 5 मीटर पर सेकंड वाली कार में बैठा हूँ तो मुझे, अब ये 5 मीटर पर सेकंड एक्चुअल में है क्या? ये वो वेलोसिटी है जो मुझे ग्राउंड से दिख रही है। एक बंदा ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है, उसको ये कार 5 मीटर पर सेकंड से जाती हुई दिख रही है, 10 मीटर पर सेकंड से जाती हुई दिख रही है, ठीक है। अब मैं इस कार में बैठ गया जो कि 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक है। अब मेरा दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये कार 5 मीटर पर सेकंड से जाती हुई दिखेगी। तो 5 मीटर पर सेकंड क्या है? इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ दिस कार विद रिस्पेक्ट टू दिस कार, ठीक है ना, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी है। अब जैसी मैं अगर बात करूं, आपने देखा होगा अगर यहाँ पे ट्रीज़ वगैरह हैं, ठीक है, तो आपको ट्रीज़ जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखेंगे। जैसे एक बंदा ग्राउंड पे है, अगर मैं इस कार से देखूंगा तो ये बंदा भी मुझे 5 मीटर पर सेकंड से जाता हुआ इधर दिखेगा, हालांकि वो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ठीक है, रेस्ट पे है। और ट्री भी मुझे 5 मीटर पर सेकंड से जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब ये वेलोसिटी कौन सी है? दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ ट्री एंड कार विद रिस्पेक्ट टू मैन इन दिस कार, ठीक है ना। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी होती है। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं रॉकेट पे बैठ के गैसेस को देखूंगा तो गैसेस मुझे वी स्पीड से निकलती हुई दिखेंगी, ठीक है। तो डेल एम बाई डेल टी क्या है? चलो पहले मैं वी लिख देता हूँ यहाँ पे। वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स डेल एम बाई डेल टी क्या है? जिस रेट से मास निकल रहा है, जिस रेट से ऐसे कह लो फ्यूल बर्न हो रहा है, ठीक है। डेल एम बाई डेल टी इसकी यूनिट क्या होगी? केजी पर सेकंड, ठीक है ना। मान लो अगर क्वेश्चन है 5 केजी पर सेकंड से दिया हुआ है, ठीक है, और वेलोसिटी कुछ दी हुई है 1000, ठीक है, तो आप थ्रस्ट फोर्स निकाल सकते हो। तो डेल एम बाई डेल टी मतलब अगर 5 केजी पर सेकंड है तो 1 सेकंड में 5 केजी फ्यूल बर्न हो रहा है, ठीक है, या 1 सेकंड में 5 केजी फ्यूल जो बर्न हुआ है उसकी गैसेस निकल रही हैं बाहर, ठीक है। तो डेल एम बाई डेल टी क्या है? यहाँ पे इधर लिख देता हूँ, रेट विद विच फ्यूल इज बर्न्ड, with which fuel is burnt, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ये है और इसी के ये दो रिजल्ट्स आते हैं। ये रिजल्ट तब आता है जब मास कांस्टेंट, ये रिजल्ट तब आता है जब मास इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको तो हमने डिराइव कर लिया था, ठीक है, सिंपल थी इसकी डेरिवेशन। यहाँ से यहाँ पे आना तो बिल्कुल सिंपल था, मगर यहाँ से यहाँ आने के लिए एक लंबी चौड़ी डेरिवेशन होती है, ठीक है, वो हम +1 में करवाते हैं, 9th में नहीं करवाई जाती। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा न्यूटन सेकंड लॉ। अब हम फोर्स की यूनिट्स की बात करते हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया था कि बाद में हम करेंगे फोर्स की यूनिट्स, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ से इसको डिफाइन करेंगे और यूनिट्स यहाँ पे आएंगी न्यूटन सेकंड लॉ से, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स एक्चुअल में SI यूनिट यहाँ पे आपको पहले ही बताया मैंने, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है। अब न्यूटन है मतलब कि है क्या? 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 10 न्यूटन, ठीक है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अब ये कई बार स्कूल में भी क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन 1 न्यूटन, डिफाइन 1 न्यूटन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी फॉर्मूले से हम न्यूटन को डिफाइन करते हैं। फोर्स 1 न्यूटन तब होता है अगर 1 kg की बॉडी को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन मिल जाए, तब हम कहेंगे फोर्स जो उस पर लगा वो 1 न्यूटन है। दोबारा सुन लो, अगर 1 kg की बॉडी है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो गई, तब हम कहेंगे उस पर जो फोर्स लगा वो 1 न्यूटन का था, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमने अपने शब्दों में लिख देना, ठीक है। फॉर
definition of 1 Newton. 1 Newton is that force which produces 1 meter per second square acceleration in a body of 1 kg. ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये भी याद रखो, ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे ये फोर्स कौन सा फोर्स आएगा, नेट फोर्स आता है, ये नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स आता है यहाँ पे। जैसे आपको मैं यहाँ पे अगर सिंपल बात करूँ, एक ठीक है 5 kg की बॉडी है, इधर लग रहा है 200 न्यूटन, इधर लग रहा है 100 न्यूटन, इधर लग रहा है 150 न्यूटन, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, तो आप पहले नेट फोर्स फाइंड आउट करोगे। नेट फोर्स कितना है, 150 न्यूटन, ठीक है, मतलब 200 प्लस 100 ये 300 न्यूटन इधर आ गया और 150 इधर है, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में सीधे सब्ट्रैक्ट कर दो, 150 आ जाएगा। नेट फोर्स किसकी डायरेक्शन में होता है, बड़े वाले फोर्स की डायरेक्शन में। तो सिंपली अगर मैं इसको बनाऊं, 150 न्यूटन इधर लग रहा है, ठीक है, कितनी 5 kg, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे नेट फोर्स बाय m, ठीक है, यही सेकंड लॉ है। तो 150/5 तो 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है ना। तो हमेशा फॉर्मूले में न्यूटन सेकंड लॉ में नेट फोर्स होता है वो। ओके स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये तो हमने यूनिट्स की बात कर ली, अब हम ना ग्रेविटेशनल यूनिट्स की भी बात कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल यूनिट्स, ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स। अब स्टूडेंट्स कई बार ना बहुत सारे क्वेश्चंस में फोर्स न्यूटन में नहीं लिखा होता, ठीक है, न्यूटन में नहीं लिखा होता, केजीएफ में लिखा होता है, ठीक है, किलो फोर्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। चलो ग्रेविटेशन एसआई यूनिट तो चलो हमने न्यूटन डिस्कस कर ली थी, सीजीएस यूनिट मिस हो गई, वो भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं ये करने से पहले। तो हाँ जी बच्चों, सीजीएस यूनिट जो है वो डाइन होती है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, ठीक है। ग्रेविटेशनल यूनिट्स की अभी बात करते हैं, पहले ये बात कर लें हम। तो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। अब स्टूडेंट्स वन डाइन फोर्स क्या है, डिफाइन वन डाइन, ठीक है। वैसे ही उसी फॉर्मूले से डिफाइन करेंगे, F इज इक्वल टू एम में। वन डाइन फोर्स तब होएगा जब 1 ग्राम बॉडी को एक्सेलरेशन मिल जाए 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की, ठीक है ना। तो उसी तरह ही फोर्स इज सेट टू बी वन डाइन व्हेन 1 ग्राम बॉडी मूव्स विद 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। जैसे मर्जी लिख लो, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी वर्ड्स को आप लिख दो, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स आप देखो, और 1 न्यूटन क्या था, 1 न्यूटन था 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ न्यूटन एंड डाइन में रिलेशन चाहता हूँ, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 kg को 1000 ग्राम और 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ही होते हैं ना। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, वन डाइन किसके इक्वल है, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है ना, ठीक है। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या बन गया, डाइन। तो ये स्टूडेंट्स ये भी रिलेशन आपको पता होना चाहिए, न्यूटन एंड डाइन में क्या रिलेशन है। 1 न्यूटन 1 लाख डाइन के बराबर है,
ठीक है। जिनको फिजिक्स नहीं आती वो ऑब्वियस कह देते हैं कि न्यूटन डायन ही है, ठीक है। नहीं तो न्यूटन ना होता फिजिक्स पढ़नी ना पड़ती, फिजिक्स कईयों को मुश्किल लगती है, तो वो कह देते हैं कि न्यूटन जो है वो 1,00,000 डायन जितना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल यूनिट्स की अब हम बात करते हैं। अब फोर्स न्यूटन में कई बार लिखा होगा, कई बार डाइन में लिखा होगा, ठीक है। कई बार किलो फोर्स में लिखा होगा, कई बार ग्राम फोर्स में लिखा होगा, ठीक है ना। न्यूटन एंड डाइन तो हमने देख ली यूनिट्स, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल यूनिट्स में हमने कौन कौन सी पढ़नी है? एक तो kgf, एक gf, ठीक है। ग्राम फोर्स, एक किलो फोर्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 1 kgf क्या होता है? जब 1 kg बॉडी को कितनी एक्सेलरेशन मिल जाए? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1 kgf फोर्स को कैसे डिफाइन करोगे? 1 kgf इज दैट मच फोर्स व्हेन अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ 1 kg इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ग्रेविटेशनल यूनिट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सी है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 kgf 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स अभी आपने देखा 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है? न्यूटन। तो 1 किलो फोर्स में 9.8 न्यूटन होते हैं, ठीक है। याद रखना ये कन्वर्जन बहुत क्वेश्चंस में काम आती है। अब स्टूडेंट्स अगर 1 ग्राम फोर्स की बात करूं मैं, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? 1 ग्राम की बॉडी को हम एक्सेलरेशन कितनी देंगे? 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो वो 1 ग्राम फोर्स होता है। बस हमने कुछ नहीं किया, हमने मतलब कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑब्वियस ये मीटर्स में है, ठीक है। सेंटीमीटर्स में ऑब्वियस 980 हो जाएगी। 1 ग्राम फोर्स वो वाला फोर्स होता है जब किसी बॉडी पे लगे जो कि 1 ग्राम की है, उसकी एक्सेलरेशन 980 प्रोड्यूस कर देता है, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब 1 ग्राम फोर्स 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है? डाइन के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब 1 kgf और 1 ग्राम फोर्स में क्या रिलेशन है? ऑब्वियस 1 किलो फोर्स का मतलब 1000 ग्राम फोर्स है। 1 किलो फोर्स 1000 ग्राम फोर्स के इक्वल है, ठीक है। नहीं यकीन आता है यहाँ से देख लो आप। अब 980 डाइन, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 980 10⁻⁻5 न्यूटन, ठीक है। सॉरी, हमें तो kgf और ग्राम फोर्स में रिलेशन चाहिए ना, हमें तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सी? इसको और इसको। ग्राम फोर्स और kg फोर्स में रिलेशन आ जाएगा। तो 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 ग्राम फोर्स। इसको इसके साथ डिवाइड किया हमने 980 डाइन, ठीक है। तो अब न्यूटन आपको पता है, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10⁻5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो बस, और कुछ नहीं करना। 980 × 10⁻³ लिख सकता हूँ ना,
ऊपर, नीचे 980, इधर भी डाइन था, नीचे भी डाइन था, वो तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है, 980 कैंसिल हो गया। यहाँ से हमें पता लग गया 1 kgf में 1000 ग्राम फोर्स होता है। ओके, बाकी सीधे भी पता लग रहा है, kg 1 kgf 1 kg 1000 के इक्वल होता है, तो वहाँ से, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स यूनिट्स आपको न्यूटन, डाइन, kgf, ग्राम फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चंस में कोई भी यूनिट्स हो सकती हैं, ठीक है, आपको अच्छे से डील करना आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सेकंड लॉ एक्चुअल में ना सबसे बढ़िया सेकंड लॉ ही है, ठीक है। सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ तक भी हम पहुंच सकते हैं, थर्ड लॉ तक भी पहुंच सकते हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ तक पहुंचते हैं पहले हम। F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। अगर यहाँ पे नेट फोर्स ही ज़ीरो है तो इसका मतलब मास तो ज़ीरो हो नहीं सकता, एक्सेलरेशन कोई ज़ीरो होना पड़ेगा। एक्सेलरेशन ज़ीरो का मतलब क्या है? वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है, ठीक है। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था कि बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चलती रहेगी जब तक फोर्स नहीं लगता। तो यहाँ से भी हमें दिख रहा है फोर्स तो कोई लग ही नहीं रहा, नेट फोर्स ज़ीरो है, तो बॉडी की जितनी वेलोसिटी है वो उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने इंटरप्रेट कर लिया न्यूटन फर्स्ट लॉ बाय द सेकंड लॉ, ठीक है। तो बॉडी यहाँ पे कहीं पे भी नहीं रुकेगी, ठीक है, जितने से चलती है उतने से चलती रहेगी, ठीक है, 100 सालों तक, 200 सालों तक, जब तक फोर्स नहीं लगता। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। बॉल वेइंग 10 ग्राम हिट्स ए हार्ड सरफेस वर्टिकली with a speed of 5 meter per second and rebound with the same speed, और ball remains in contact with the surface for 0.01 second, average force exerted by surface on the ball। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक सरफेस है, ठीक है। तो बॉल जो है वो वर्टिकली इस पे आई, ठीक है, कांटेक्ट हुआ, और कितने से आई? 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और फिर 5 मीटर पर सेकंड से उसकी मतलब रिबाउंड हो गई, ठीक है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। और ये जो कांटेक्ट है, कांटेक्ट कहते कितने टाइम तक रहा? 0.01 सेकंड तक कांटेक्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप फोर्स निकाल सकते हो, ठीक है। फोर्स क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये पॉजिटिव मान लेता हूँ डायरेक्शन, ये नेगेटिव मान लेता हूँ, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शंस के साथ ही आपको पुट करना पड़ेगा ना। तो फाइनल मोमेंटम अब यहाँ पे मास भी होना चाहिए, 10 ग्राम है, ठीक है। तो मास, चलो इसको, मास तो यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, m कॉमन आ जाएगा, और v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। सारा कुछ दिया हुआ है हमें, अब बस साइन का ध्यान रखना है। यहाँ पे 10 ग्राम, न्यूटन में आंसर चाहिए तो केजी में लिखो ग्राम, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? +5, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? -5। बस इसी यहाँ पे गलती होती है बच्चों से। तो टाइम दिया हुआ है 0.01, तो 1/100, तो बस यहाँ पे ये हो गया। तो फोर्स यहाँ पे कितना आया? 10 न्यूटन आया, ठीक है। मतलब कि इस सरफेस ने इस बॉल पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, जिससे उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक है ना, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। मैग्नीट्यूड तो सेम रहा मगर डायरेक्शन तो चेंज हुई है ना। वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों से जानी जाती है, अगर एक भी चेंज हो जाए तो वेलोसिटी तो चेंज होएगी।
तो दीवार ने, हार्ड सरफेस ने जो फोर्स लगाया उससे उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, और कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू बॉडीज ऑफ मासेस 4 kg एंड 5 kg आर एक्टेड अपॉन बाय द सेम फोर्स। फोर्स सेम है, लाइट बॉडी की एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो एक्सेलरेशन हैवी बॉडी की कितनी होएगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 4 kg वाले पे और 5 kg वाले पे दोनों पे फोर्स क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, ठीक है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन लिख देंगे, 4 इंटू 4 kg की एक्सेलरेशन कितनी है, लाइटर बॉडी तो 4 ही होएगी, उसकी एक्सेलरेशन 2 दी है, ठीक है। 5 इसकी एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करनी है, तो बस यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा 8/5, ठीक है। तो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं न्यूटन सेकंड लॉ के, बस यही फॉर्मूला यूज। अब देखो रॉकेट वाला क्वेश्चन भी आ गया। रॉकेट का इनिशियल मास 6000 kg है और उससे मास निकलता है कांस्टेंट रेट से 16 kg पर सेकंड। एक सेकंड में इतना 16 kg फ्यूल बर्न हो रहा है विद कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी 11 किलोमीटर पर सेकंड। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ रॉकेट ए मिनट आफ्टर द ब्लास्ट। ए मिनट आफ्टर द ब्लास्ट स्टूडेंट्स पूछा है। अब इसके लिए, अब स्टूडेंट्स आप ये देखो, इसका मास जो है ना वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। इनिशियल मास इसका 6000 kg है, ठीक है। अब यहाँ पे अब ग्रेविटी को भी निगलेक्ट करना है, नहीं तो ग्रेविटी फैक्टर भी कंसीडर होना था, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, 1 मिनट के बाद इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है, तो 1 मिनट के बाद मास कितना रह जाएगा, ठीक है। मतलब कि मास निकल रहा है 1 सेकंड में कितना, 16 kg, ठीक है। तो 60 सेकंड्स में कितना निकलेगा, 1 मिनट दिया ना, 60 सेकंड्स में इतना kg फ्यूल बर्न हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मिनट के बाद जो मास कितना रहेगा इसका, वो रह जाएगा 6000 माइनस 16 इंटू 60, ठीक है। ये मास रह गया। अब स्टूडेंट्स फोर्स जो है, फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स यहाँ पे भी उतना ही लग रहा होगा, यहाँ पे भी उतना ही लग रहा होगा, ठीक है। v इंटू डेल एम बाई डेल टी, और रिलेटिव वेलोसिटी हमें यहाँ पे दे दी है, कितनी है रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड ऑफ 11 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 11,000 मीटर पर सेकंड। डेल एम बाई टी कितना है, 16 kg पर सेकंड, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स स्टूडेंट्स यहाँ पे भी उतना ही लग रहा होगा और यहाँ पे भी इतना ही लग रहा होगा। फोर्स नहीं चेंज हो रहा, मगर एक्सेलरेशन चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन होती है F/m, ठीक है। F भी यहाँ पे नेट फोर्स होता है। यहाँ पे अगर mg का फैक्टर होता तो क्वेश्चन में mg भी आना था, फिर मुझे नेट फोर्स लिखना पड़ना था F माइनस mg। यहाँ पे चलो वेट कम हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे ग्रेविटी का फैक्टर आता तो मुझे यहाँ पे F एक्सेलरेशन 1 मिनट के बाद चाहिए, तो मुझे F माइनस m डैश g नेट फोर्स, ऑपोजिट फोर्सेस है ना, ऑपोजिट फोर्सेस हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और बड़े वाला फोर्स ऑब्वियस F ही होएगा, तभी ऊपर जा रहा है वो, ठीक है। तो m डैश, तो ये कहते हैं ग्रेविटी वाला फैक्टर ना कंसीडर करो, मतलब ये फैक्टर ना कंसीडर करो, ठीक है। सिंपली हमने a इज इक्वल टू F बाई m डैश करना है, ठीक है। m डैश इज द मास आफ्टर 1 मिनट, ठीक है। m इनिशियल मास है 6000, ठीक है। ये m ले लो और ये m डैश ले लो। ओके स्टूडेंट्स, तो बस अब आपने क्या करना है, फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। फोर्स की वैल्यू ये रही 11,000 इंटू 16 और मास फिल करना है,
ठीक है, 1 सेकंड के 60 सेकंड्स के बाद, मतलब 1 मिनट के बाद, तो 6000 माइनस 16 इंटू 60, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए हमें, ठीक है। अगर ग्रेविटी ना लिखा होता तो ग्रेविटी को भी हमें इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए डिस्क ऑफ मास 1 kg केप्ट फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली इन एयर बाय फायरिंग बुलेट्स ऑफ मास 0.05 kg ईच वर्टिकली at the rate of 10 per second. If the bullets rebound with the same speed, the speed with which these are fired will be. अब स्टूडेंट्स 1 kg की जो डिस्क है वो हवा में है, ठीक है, हवा में। अब हवा में ये क्यों है, तो कोई ना कोई फोर्स तो लग ही रहा होगा ना, जो mg को बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। मतलब कि जैसे ये प्लेट पड़ी है, ठीक है, अब नीचे से क्या हो रहा है, बुलेट्स फायर हो रहे हैं, ठीक है, बुलेट्स फायर हो रहे हैं, तो जिसके कारण इस पे फोर्स ऊपर को लगेगा, वो वेट को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा चलो हम समझते हैं फोर्स क्यों लगेगा। अब स्टूडेंट्स बुलेट आया V से, ठीक है, V से आया और रिबाउंड होके V से वापस चला गया, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे डायरेक्शन ये पॉजिटिव मान लेता हूँ, ये नेगेटिव मान लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये फोर्स जो है, अब ये वाला फोर्स किसके कारण लग रहा है, ये बुलेट्स के कारण ही लग रहा है, ठीक है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था ना इसमें कि ये जो फोर्स है ना, फोर्स किस पे लगा, जो कैलकुलेट किया 10 न्यूटन बॉल पे लगा, ठीक है, बॉल पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा, कितने टाइम के लिए, इतने टाइम के लिए, ठीक है। तो ये ना बच्चों दीवार, इस सरफेस पे भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, ठीक है। हमने तो बॉल की बात करी थी, बॉल पे इतना फोर्स लगा जिसके कारण इसकी स्पीड चेंज होगी, मगर सरफेस पे भी लगा है, ठीक है। अब न्यूटन थर्ड लॉ अभी पढ़ाया नहीं है, न्यूटन थर्ड लॉ में हम पढ़ेंगे, ये जितना फोर्स इस पे लगा उतना ही सरफेस पे लगेगा, दैट आर एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है, पढ़ेंगे हम इसे अच्छे से। तो अब स्टूडेंट्स देखो, अब वैसे ही जो फोर्स है, ठीक है, ऑब्वियस बुलेट पे तो फोर्स लगेगा ही इस डायरेक्शन में, ठीक है, मगर इस पे भी उसका रिएक्शन आएगा, ठीक है। मतलब बुलेट्स इस डिस्क पे जब टकराई तो बुलेट्स पे तो फोर्स लगा ही, मगर इस पे भी लगेगा, ठीक है। अब बुलेट्स पे जो फोर्स है, अगर एक बुलेट की मैं बात करूं, ठीक है, एक बुलेट की अगर बात करूं तो एक बुलेट का जो मोमेंटम चेंज हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम है, आपको पता ही है ये तो, ठीक है, फाइनल मोमेंटम। अब स्टूडेंट्स फाइनल वेलोसिटी कौन सी है, ये फाइनल है, टकराने के बाद, टकराने से पहले ये v है, ठीक है, दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल। तो फाइनल नीचे वाली डायरेक्शन में है तो उसको मैं प्लस v लूंगा, माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऊपर वाली डायरेक्शन में। इस क्वेश्चन में मैंने स्टूडेंट्स ऊपर नेगेटिव मानी है, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी कन्वेंशन मान लो, तो माइनस v डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक बुलेट पे जो फोर्स लग रहा है, या एक बुलेट डिस्क पे फोर्स ऊपर को लगा रही है, वो कितना लगा रही है, 2mv बाय टी। एक बुलेट लगा रही है तो n बुलेट्स कितना लगाएंगे, n मान लेता हूं, n बुलेट्स टकराई, तो n बुलेट्स इस पे टकराई डिस्क पे, तो n बुलेट्स कितना फोर्स लगाएगी, n इंटू 2mv बाय टी, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब ये जो फोर्स है ना, ये वाला फोर्स, ये mg के इक्वल होना चाहिए, तभी हवा में वो स्टेबल है डिस्क, ठीक है। तो अब F ये किसके इक्वल आया, N/T इंटू 2mv, और हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है स्पीड विद विच दीस आर फायर्ड, हमने v कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स N/T क्या है, N/T है कि जिस रेट से बुलेट्स टकरा रही हैं, ठीक है, मतलब कि t टाइम में n बुलेट्स टकरा रही हैं, तो 1 सेकंड में कितनी टकराएंगी, N/T। तो ये क्या है, 1 सेकंड में जितनी बुलेट्स टकरा रही हैं, या ऐसे कह लो रेट जिससे बुलेट्स टकरा रही हैं, जिस रेट से, ठीक है। जब भी डिनोमिनेटर पे टाइम आ जाता है आपको पता है रेट की बात होती है। तो ये हमें किसके इक्वल दिया, N/T 10। तो स्मॉल m क्या है, मास ऑफ बुलेट, जो कि दिया है 0.05, 5/100 लिख लो। v हमने फाइंड आउट करना है, और कैपिटल M डिस्क का मास है जो 1 kg की है, और ग्रेविटी यहाँ पे 10 मान लो, ठीक है। 9.8 माननी है, क्यों, क्योंकि ऑप्शंस में देखो, ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग काम करना है हमने। तो 5 2 ज़ा 10, तो वेलोसिटी यहाँ पे कितनी आ गई, 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बढ़िया क्वेश्चंस किए हमने दोनों ही, रॉकेट वाले भी और डिस्क वाला भी, ठीक है। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ से हम कर सकते हैं, हालांकि थोड़ा बहुत यहाँ पे थर्ड लॉ भी यूज़ हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक्शन रिएक्शन पेयर की बात हुई है, ठीक है। तो ये थे हमारे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस न्यूटन सेकंड लॉ के। थैंक यू स्टूडेंट्स वेरी मच।